नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज बड़ा सवाल, कैसे बनेगी दिल्ली में सरकार और कब बनेगी दिल्ली में सरकार, ये दो अहम सवाल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है और अदालत में ये अर्जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही डाली गई थी, जिसमें अदालत से अनुरोध ये किया गया था कि सरकार को लेकर जो गतिरोध लगातार चल रहा है पिछले कई महीनों से, वो दूर किया जाए। फिलहाल जो ताज़ा राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो आप पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया था 2 दिन पहले और आरोप ये लगाया कि बीजेपी पैसे देकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इस तरह से सरकार बनाना चाहती है। उधर आम आदमी पार्टी में भी फूट जैसे आसार लगातार नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेता खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि आखिर दिल्ली वालों को जो एक पूरे मूवमेंट के तहत एक नई सरकार मिली थी, एक नई पार्टी का उदय हुआ था, उसके बाद से लगातार जो एक सरकार का अभाव है, बिना सरकार के दिल्ली चल रही है, वो आखिर कब इंतज़ार ख़त्म होगा। अपने मेहमानों के ज़रिए इसको समझेंगे हम। मेरे साथ फ़िलहाल विनोद कुमार बिन्नी हैं, जो कि फ़िलहाल असेंबली मेंबर हैं, यहाँ एमएलए हैं दिल्ली से और आम आदमी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं। फ़िलहाल विद्रोह कर चुके हैं आम आदमी पार्टी से। वो महाबल मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। बीजेपी से भी मेरे साथ बहुत जल्द मौजूद होंगे आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गोपाल राय और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन, जो खास नज़र रखते हैं आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर और राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल राय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम सरकार जो बन रही है या जो बन सकती है उसके फॉर्मेशन के बारे में हम जिक्र करें, ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता जो हैं वो कुछ ही दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं। मैं कुमार विश्वास का जिक्र कर रही हूँ। शायद ये आपको भी कहीं से भ्रम हुआ है और कुछ और लोगों को भ्रम हुआ है। कुमार विश्वास जी और हमारी पूरी टीम आज सुबह ही एलजी साहब के साथ हम लोग मिलने गए थे और वहाँ जो अभी दिल्ली के अंदर खरीद फरोख्त चल रही है और जो बेईमानी की मुहिम चल रही है उसके खिलाफ हमने स्टिंग ऑपरेशन का सीडी राज्यपाल को आज सौंपा है और इस लड़ाई में हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन गोपाल राय जी, ये बात सुनने में ज़रूर अच्छी लगती है और हो सकता है आप इस पर विश्वास भी करना चाहें, लेकिन जिस तरह से खुले बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनकी सालगिरह के फंक्शन में वो जाना चाहते हैं, बीजेपी वालों ने भी इससे इनकार नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमने उन्हें बुलाया नहीं है, वो आना चाहते हैं। अगर वो ये तय करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में जाएंगे तो क्या तब भी पार्टी में बने रहेंगे? आज ही उनने मीडिया में साफ कर दिया है कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और पार्टी की मुहिम में जो पहले जैसे काम करते थे वैसे करते रहेंगे। जी। विनोद कुमार बिन्नी, ये बताइए कि फिलहाल आम आदमी पार्टी आप जिस भी मकसद के तहत छोड़कर आए और अब जो भी आपका मकसद हो, आपको क्या लगता है फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार की बात आती है, हम ज़रूर सरकार फॉर्मेशन पे बात करें, लेकिन इसका एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी है और इसलिए आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो जानना हमारे लिए और बहस करना भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि फ़िलहाल पार्टी जिस मुहाने पर खड़ी है वो यहाँ से कहाँ जा रही है? दरअसल इसमें कोई कहीं गलती नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ बड़ी अनदेखी की गई है। पिछले बहुत लंबे समय से इनके कार्यकर्ता जंतर मंतर पे धरना देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की एक पॉलिसी है कि भाई जो मैं कहूँगा वो मानना होगा, कोई और कहेगा मैं उसकी सुनने वाला नहीं हूँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। आज अब पूरी दिल्ली में घूमे, कहीं कार्यकर्ता देखने को नहीं मिलता है। जो इस पार्टी की रीढ़ था कार्यकर्ता, वो कहीं गायब हो गया है। तो इससे ये साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि, और जैसे कि पार्टी की गतिविधियाँ हैं, एलजी ने कोई डिसीजन लिया नहीं है, किसी को बुलाया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद जो इतनी परेशानी, इतनी अंदर से बेचैनी, ये सब चीज़ें दिखाती है कि भाई कहीं ना कहीं परेशान हैं लोग। अब किसी तरह भी अपने आप को सुर्खियों में रखना, अपनी सब खबरों में बनाए रखना। अब कल परसों एक स्टिंग आया, उसका मैं वास्तविकता आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी वास्तविकता कि ये पूरा प्लानिंग करके सब चीज़ें की गई हैं। इसी के तहत इनके एक एमएलए हैं मदन लाल जी, जो कस्तूरबा नगर से हैं, उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया परसों 7 तारीख को सुबह 11:37 पे और पहले उन्होंने मिस कॉल की, फिर 1 मिनट बाद उन्होंने कॉल की। मैंने पूछा भाई बताइए कि उन्होंने आपसे मिलना चाहते हैं, मैं और मदन लाल दोनों जी। मैंने कहा भाई किस विषय में मिलना है? तो मैंने कहा भाई मैं दिल्ली से बाहर हूँ, कल मिलेंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर फ़ोन आया उनका, मैंने वो फ़ोन जानबूझ के नहीं पिक किया। फिर दोपहर को 1:09 पे दोबारा कॉल आई उसी फ़ोन से।
उसके बाद मैंने पूछा भाई बताइए क्या बात है। वो कहने लगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सेटिंग करा दीजिए। मैंने कहा भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का दलाल थोड़ी जो आपकी सेटिंग करा दूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाइए। तो कहीं स्टिंग में फंसाने का तो हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। एक मिनट बाद जब मैंने मना कर दिया, उसके बाद भी 1 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आया उसका, कहना कि एक बार मिल तो लेते हैं, मिलने में क्या बुराई है, आप मिल तो लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है, मेरी कार्यशैली नहीं है इस तरह की मैं इस तरह की बातें करूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उनसे मिला होता तो शायद स्टिंग उनके साथ साथ मेरा भी चल रहा होता, क्योंकि अब मिलते तो कम से कम कुछ ना कुछ बातें होती। तो ये आम आदमी पार्टी की मानसिकता को बताता है कि आम आदमी पार्टी की मानसिकता किस तरह की है। आपसे इस बात का जवाब लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर विनोद कुमार बिन्नी ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट नहीं भी है उसको भी भ्रष्ट बताने और दिखाने की कोशिश हो रही है। काफी हद तक आप चीजें जो नहीं है उन्हें मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन पहले एक पार्टी के खिलाफ तैयार किया और जिसका हमें नतीजा देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं अभी फिलहाल भी वही कार्रवाई चल रही है आपकी पार्टी की। अगर बिन्नी जी नहीं चाहते थे तो उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, और अगर डागर साहब चाहते थे और वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने जो सारी तस्वीरें सामने आई हैं, बिन्नी भाई अगर एक बार देख लेंगे तो पूरी तस्वीर सामने है। वो व्यक्ति कहते हैं कि 4 करोड़ रुपया देने की बात करते हैं, मंत्री पद देने की बात करते हैं, चुनाव का खर्चा देने की बात करते हैं, हार गए तो अध्यक्ष का पद देने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो ये काम करेगा वो फंसेगा, और हमने एलानिया तौर पर ये कहा। स्टिंग ऑपरेशन के 2 दिन पहले हमने सरेआम मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि हम अब हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे और जो भी इस तरह की खरीद फरोख्त करने में शामिल है उसका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने कोई छुपे तौर पर नहीं किया है। जो सच्चा है उसकी सच्चाई भी रिकॉर्डेड है कैमरे में, और जो गलत खरीद फरोख्त में शामिल है वो भी रिकॉर्डेड है। और इसलिए हमें लगता है कि एक बात सबको सोचनी पड़ेगी कि दिल्ली के अंदर क्या बेईमानी की सरकार कौन कौन चाहता है, कौन कौन इस खरीद फरोख्त की षड्यंत्र में शामिल है, और वो तस्वीर अब देश के सामने आ चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं केंद्र में उनकी सरकार है उसकी जांच करा लें, और अगर हमने फर्जीफिकेशन किया है तो हमें सजा दी जाए, और नहीं तो जो शामिल हैं डागर साहब और उनके जो हाई कमांड है जिसके आदेश पर ये काम वो कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है। सत्येंद्र रंजन, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो जो अपना ही बनाया चक्रव्यूह है उसी में फंसती नजर आ रही है? जो भ्रष्टाचार उन्होंने एक अपना बड़ा मुद्दा बनाया था, जहां भ्रष्टाचार है या नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करने की एक कोशिश और आरोप लगाकर अपने को बेहतर साबित करने की जो एक कोशिश है लगातार, उसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई पार्टी क्यों लगती है? नहीं, पार्टी इसने जो लोगों के बीच में एक उम्मीद जताई थी जो हम लोग पहले ही से मानते थे कि झूठी उम्मीद है, वो खुद इनके अपने आचरण और व्यवहार से वो चीज़ खत्म हो गई है। अभी कुछ समय पहले ये लोग खुद ही सरकार बनाने की कोशिश में थे और इन्होंने हम ये जो मीडिया में बातें छप रही थी आज वो खंडन कर सकते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन वो इन लोग खुद ही सरकार बनाने की कोशिश में थे। और इसके अलावा जो बातें अरविंद केजरीवाल जी के बारे में उनकी पार्टी से निकले लोग बताते हैं, अब ये जो कल सवाल उठा है, कल कुमार विश्वास तो टाइम्स नाउ चैनल पे बोल रहे थे ना। अब ये अगर ये कहा जाए कि नहीं वो सारी बातें झूठी हैं तो क्या वो टाइम्स नाउ ने भी कोई उसमें फर्जीवाड़ा किया था? आज क्लैरिफाई कर दिया है, आज क्लैरिफाई कर दिया नरेंद्र मोदी के बारे में उनके क्या विचार हैं। वो तो पहले भी बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनकी तरफ से खंडन आया, हमने नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी के बारे में तो पहले भी उनके यूट्यूब पे तारीफ करते हुए उनकी बहुत सारी कविताएं और उनके वक्तव्य हैं। उसके बावजूद अगर वो आम आदमी पार्टी में रह सकते हैं और आम आदमी पार्टी उनको रखना चाहती है और ठीक है वो, लेकिन उससे ये इस पार्टी का की कोई विचारधारा है ये बात खत्म होती है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, चूँकि कर्नाटक का अनुभव हम लोगों के सामने है, ऑपरेशन कमल वहाँ किया गया था, वहाँ जो लोग जीत के विधायक आए थे दूसरे दलों के और जो दूसरी निर्दलीय विधायक और दूसरी पार्टियों के, उनसे इस्तीफा दिलवाकर सीटें खाली कराई गई और विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या घटाई गई और उस तरह येदियुरप्पा जी ने अपना बहुमत सिद्ध किया था। बाद में उन सभी विधायकों को उपचुनाव में टिकट देके और बीजेपी के तौर पर लाया गया जिन लोगों ने दिया। वो पैटर्न अगर ये दिल्ली में भी अपना रहे हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो या हरियाणा में भी जो कांग्रेस पार्टी के विद्रोही हैं उनको टिकट देकर भी जिस तरह से कोशिश की गई है उनको टिकट देना, तो फिर भी चलिए टिकट तो पार्टी छोड़कर चुनाव के पहले आए, ये तो भारतीय राजनीति में एक अलग सवाल है, इस पर हम लोग कभी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न यहाँ पर जैसा कि वो स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया कि एक विधायक को अगर ये कहा जा रहा हो कि आप इस्तीफा दे दो, आप पैसा ले लो, बाद में आप हमारे साथ, हम आपको यहाँ से ले आएंगे।
अभी तात्कालिक मकसद यह है कि सदस्य संख्या कम हो जाए, कुल कम होगी तो उसमें 31 में ही बहुमत हो जाएगा। ये पैटर्न कर्नाटक में ऑलरेडी फॉलो हो चुका है, इसको किया गया है, इसलिए इस बात को बिल्कुल हम लोग अस्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं महाबल मिश्रा जी आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक सवाल इससे पहले आरपी सिंह से पूछना बहुत जरूरी है, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ भी गए। आरपी सिंह जी, ये बताइए कि सत्येंद्र रंजन जो कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बात सामने आई है, ये जो पैटर्न है ये पहले भी देखा जा चुका है। जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी चूंकि इतनी मजबूत सरकार केंद्र में उसकी बन चुकी है, इसलिए मैनिपुलेट करना भी उनके लिए बहुत आसान है। और इस स्टिंग ऑपरेशन में गोपाल राय कह रहे हैं कि अगर आपको कोई शक है, कोई शुबा है तो जांच करा लीजिए। बीजेपी को क्या कहना है अपने पक्ष में? इस स्टिंग ऑपरेशन में एक पक्ष समझिए आप, इनके विधायक हमारे एक उपाध्यक्ष के घर जाते हैं, हमारा उपाध्यक्ष नहीं जा रहा, और वो लगातार 3 बार गए हैं। जो अभी बिन्नी कह रहे थे कि लगातार लोगों को इंट्रैप्टमेंट करना, ये भी अपने आप में एक जुर्म है। जहाँ स्टिंग ऑपरेशन करना, अपने आप लोगों को इंट्रैप्ट करना, इंट्रैप्टमेंट करना, ये भी अपने में जुर्म है। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि जो उन्होंने किया ठीक किया नहीं, उसके बाद नहीं आ रहा, इसलिए हमने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया, 72 घंटे में उनको जवाब भी देना है। और मैंने कल कहा था उनको उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जब तक के लिए। परंतु एक बात समझिए, हमारे पे तो ये आक्षेप लगा रहे हैं कि हम लोग ये सरकार बनाने के पक्ष में है, सरकार बना रहे हैं। परसों संदीप दीक्षित साहब ने स्टेटमेंट दिया कि पिछले हफ्ते तक केजरीवाल साहब उनके नेताओं के घर के जाकर घुटने टेक रहे थे कि हमारी सरकार बना दीजिए। तो अब वो क्या ठीक है क्या गलत है? सरकार बनाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है, सरकार कौन बना जाता है दिल्ली में, ये जरा पक्ष साफ करें जी। और ये लगातार करना। और जरा पिछले दिनों में जो आसिफ साहब यहाँ गए थे, सिसोदिया साहब के ससुराल में गए थे, बुलाए गए थे, वो कौन सरकार माना जाता है? और उनके ससुराल में ये जाकर कहा गया कि इस बार केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री होंगे, अपना मनीष सिसोदिया साहब मुख्यमंत्री होंगे। वो क्या षड्यंत्र था सारा। तो इसलिए कहना कि सरकार बनाने के लिए हम भाग रहे हैं, वो मेरा मामला, ये सारा मामला केजरीवाल साहब इसलिए बना रहे हैं कि ढंग से। और वो कह रहे हैं मैं हर किसी के घर जाऊंगा कि भाजपा की सरकार ना बने, इस तरह बने कि वो किसी ढंग से भी कांग्रेस साथ मिलकर सरकार द्वारा बना पाए। लेकिन ये जो नर्वसनेस है बीजेपी की चुनाव को लेकर, इतना बड़ा चुनाव एक अभी आप फेस करके चुके हैं जिसमें अनप्रेसिडेंटेड ऐसा चुनाव देखा नहीं गया जिसमें बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। उसके बाद दिल्ली में जहां के शहरी वोटर है, जो कि आप मिडिल क्लास वोटर है, आपका खुद का वोटर माना जाता है, ट्रेडिशनल वोटर, इतनी क्यों आपके अंदर नर्वसनेस है? ये तो आप कम से कम ना कहिए कि जो आपके विधायक हैं, जो नेता हैं, फिलहाल वो नर्वस नहीं है चुनाव को लेकर। आप मेरा लगातार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। आपके चैनल पे मैं पीछे भी क्या कर गया, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लगातार कह रहा हूँ, हम चुनाव की पूरी तैयारी में, हम चुनाव में जाने के लिए पूरे तैयार हैं। हम लोग सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। मैं यही इल्ज़ाम केजरीवाल साहब लगा रहा हूँ कि वो सरकार बनाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। वो संदीप दीक्षित साहब ने कल खुलासा किया कि पिछले हफ्ते तक उनके नेताओं के घर के चक्कर काटते रहे, उनके जाकर घुटने टेकते रहे सरकार बनाने के लिए। और ये जितना षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे रचा जा रहा है किसी ढंग से भाजपा की सरकार ना बन पाए और किसी ढंग से हम अपनी वो लोग नर्वस है, हम नर्वस नहीं है। केवल एक सवाल मेरा है कि अगर ये है तो आप लोग ये क्यों नहीं कह देते हैं कि हर्षवर्धन जी ने जो चिट्ठी दी थी दिसंबर में एलजी को, हम उसके ऊपर स्टैंड करते हैं, हम किसी भी रूप में इतने सदस्यों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। कोई पूछे तो हमसे एलजी बुलाकर पूछेगा, हम जवाब देंगे जी। आपसे हम अपने इनिशिएटिव, आप हमसे हमारे इनिशिएटिव, हमसे जब एलजी बुलाकर पूछेंगे, अगर आप हमें एलजी जब बुलाकर पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। तब नहीं, आप जनता को क्यों नहीं जवाब देते हैं जो ये सोच रही है कि बीजेपी में जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? कम से कम जो दिल्ली यूनिट है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, हम भाजपा पूरी पार्टी, दिल्ली पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, पूर्णतः तैयार है। और ये अब का बयान नहीं मेरा, लगातार आप पिछले मेरे बयान सुन लें, पढ़ लें, हम लगातार एक बात करें, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। तैयार होना एक बात है, सरकार ना बनाने का कैटेगोरिकल एक अनाउंसमेंट करना एक अलग बात है। मैं ये जब मुझे एलजी साहब बुलाएंगे, कहेंगे, जवाब दे देंगे जी। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं इस बारे में आपके विधायक खुद सरेआम कई कह चुके हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे एक विधायक का नाम बता दिए, मैं मान जाऊंगा। पार्टी को चिट्ठी लिख चुके हैं। नहीं, एक मिनट, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। आप मुझे एक चिट्ठी दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड। नहीं तो प्रेस में बाहर है, आपके खुद एक बंच पूरा एक आपके विधायकों का खुद पार्टी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिख चुका है कि आप चुनाव। मैं माफी चाहता हूं, ऐसा कोई बंच, ऐसा कोई लेटर आप मुझे दिखा देंगे, मैं मान जाऊंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इस प्रकार के कोई लेटर, इस प्रकार की कोई चर्चा, इस प्रकार की कोई चिंता पार्टी में नहीं है। ना हमारे कोई विधायक किसी पार्टी के नेता को मिलकर किसी ने कहा है कि हम चुनाव के पक्ष में नहीं है। पिछले दिसंबर में हर्षवर्धन जी ने तो नतीजे आने के तुरंत ये घोषणा कर दी थी कि हमको बहुमत नहीं मिला, हम सरकार नहीं बनाएंगे। यही बात तो हम आप आज क्यों नहीं कहते? तो ये लेटर आज भी स्टैंड करता है। अब इस पे एलजी ने फैसला करना, हमने करना। ये लेटर आज उनका आज भी वही का वही स्टैंड करता है। सत्येंद्र रंजन जो बार-बार आपसे पूछना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या आज इस कार्यक्रम में आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपकी फिलहाल इस हालात में सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप ये चाहते हैं कि अभी फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, 10 अक्टूबर तक इंतजार किया जाए। वापस कहा
हम सरकार खुद बनाने के पक्ष में नहीं है। हाँ। पर आगे एलजी हम पे क्या पूछेंगे, या कांग्रेस से पूछेंगे, या आप पार्टी पूछेंगे, या आप पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार में, उस समय हम जवाब, आज हम कैसे जवाब दें इस पक्ष का जी? जब एलजी हमसे कोई प्रश्न करेंगे, जो कोई बात पूछेंगे, तो हम जवाब दे पाएंगे जी। आज मैं इस बात का प्रश्न कैसे करता हूँ? आज की तारीख मैंने कहा 5:05 तक हम कह रहे हैं हम चुनाव में जाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। ठीक है। महाबल मिश्रा, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि आपका बीजेपी विरोध जो है वो इस हद तक है कि चाहे किसी की भी सरकार बन जाए इस देश में, बीजेपी की नहीं बननी चाहिए, और इस वजह से तमाम तरह के षड्यंत्र और साजिशें सब कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, और कोशिश कहीं ये भी है कि अपने को जो है वो रेलेवेंट रखा जाए कहीं ना कहीं। बड़ा स्पष्ट शब्दों में हमारा अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी कहा, जो ना हम आम आदमी को समर्थन देंगे और ना हमारे कोई नंबर है जो हम सरकार बनाएंगे, लेकिन चुनी हुई सरकार हो, दिल्ली की जनता चाहती है, तो चुनी हुई स्पष्ट बहुमत तो किसी के पास है नहीं। जब दिसंबर में उन्होंने चिट्ठी दिया जो मेरी संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, तो आज कौन सा संख्या आ गया? जब पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और वो जब आता है तो अभी होम मिनिस्टर इनका, एलजी इनका, ये क्यों नहीं स्पष्ट कर देते हैं आप सरकार भंग कीजिए और दोबारा हम आप विधानसभा भंग कीजिए, हम चुनाव में आना चाहते हैं। वो काला दिन भूल गए। जिस दिन आपको याद होगा परमाणु करार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की परीक्षा हो रही थी, उस दिन अडवाणी जी नोट दिखा के कह रहे थे ये काला दिन होगा। तो ये कौन सा दिन होगा जो ये अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? वो कौन सा दिन आएगा? ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। ये जोड़ तोड़ की राजनीति, सीडी क्या है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति चले। तो दिल्ली की जनता, ये तोड़ मरोड़ की सरकार नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार बने, उसके पक्षधर, और ये तभी संभव होगा जो चुनाव होगा। और आज तक कहते हैं चुनाव बना, आरपी सिंह जी कहते हैं हम चुनाव में जाना चाहते हैं। कल तक इनका सतीश उपाध्याय का सरकार बन गई, कल ने टीवी पर भी बोला था सरकार बन गई। जब एलजी आपको बुलाना चाहता तो अनैतिक बात हो रही है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं जो हमारे पास संख्या नहीं है, एलजी बुलाए तो और नहीं बुलाए तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। आप टीवी मीडिया पर हमेशा कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, कल भी सतीश उपाध्याय जी कहा है हम सरकार बन गई। लेकिन आप भी यहाँ पर ये घोषणा, जी हाँ, बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, कभी बीच में नहीं बोला मैं, हमसे क्वेश्चन बोलने के बाद बोला साहब पूरा। मेरा सीधी सी बात है, जो बीजेपी के पास संख्या नहीं है तो आखिर सरकार बनाने के, ठीक कहा पत्रकार महोदय ने, जो 23 दिसंबर का जो चिट्ठी है, आप सीधे कहिए जो हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार बनाने के अंदर, एलजी बुलावे और ना बुलावे, आप पत्रकार को कहें, आप टीवी को कहें, लेकिन आप कहते हैं यदि एलजी बुलाएगा तो हम सरकार बनाएंगे, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते। तो 23 तारीख को क्या हो गया था? वो काला दिन दोबारा नहीं आएगा क्या? तो अडवाणी जी, याद होगा आपको, अडवाणी जी के नोट है परमाणु करार पर, आज वही परमाणु करार स्टेडिया से किए, वही एफडीआई पर 23 दिन हाउस बंद रहा, वही एफडीआई यहीं हो रहा है। तो आरपी सिंह जी, जो असली जवाबदेही है वो तो जनता के लिए है। आप शायद इसको एक प्रिटेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बहाने के तौर पर कि एलजी ना बुलाएंगे, ना आप जवाब देंगे। कहीं ना कहीं जो है वो नर्वसनेस क्या इसलिए भी तो नहीं है क्योंकि अभी 2-3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र है, आगे हरियाणा है और जम्मू कश्मीर भी है। एक यार्डस्टिक की तरह, एक पैमाने की तरह इस्तेमाल हो सकता है कि दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास आपके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और कम हो जाएगा इन राज्यों में चुनाव के लिए भी। मैं आपका तर्क ही आगे बढ़ाता हूँ। अगर दिल्ली में चुनाव होने होंगे तो इन राज्यों के साथ होंगे, जिनके इसके बाद होंगे, तो इसके नर्वसनेस क्यों होगी? और आपको भी जानकारी है, आज महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में विपक्षी जो अभी सत्ताधारी पार्टी हैं, सबका सुबड़ा साफ होने वाला है और सब जगह भाजपा आने वाली, सबको दिख रहा है, सबको सब सर्वे ये बता रहे हैं। पर मैं वापस कह रहा हूँ, जो महाबल मिश्रा जी ने कहा, कृपा कर सतीश उपाध्याय का एक स्टेटमेंट बता दो जहाँ उन्होंने कहा हम सरकार बनाने जा रहे हूँ, मैं मान लूंगा जी। अरे सर, आप कृपा कर मैं वापस कह रहा हूँ जी, अभी यहाँ से चलते हैं, आप टीवी अभी आप अपने चैनल पे दोबारा प्ले कर दीजिए। एक भी उन्होंने इतना कहा कि जब स्थिति आएगी तब देखेंगे। तथ्यों से तो इनकार नहीं कर सकते ना आरपी सिंह जी। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तो तथ्य है कि उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। आप अपने चैनल पे प्ले कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा जी। आप कृपा कर ऐसी बात मत कीजिए जो है नहीं। आप अपने चैनल पे वापस रीप्ले कर दीजिए, अपना वो दिखा दीजिए। मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है, उन्होंने सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने कहा जो बातचीत का क्रक्स था, जो कहना चाहते थे वो यही था कि कॉन्फिडेंस था कि हमारी सरकार बनी हुई है, हमारी सरकार बन रही है। जिस बातचीत के क्रक्स से आपको लगा वो आप कृपा करके प्ले कर दें। सब था जब सरकार बन गई, ये सब था। और यदि नहीं हो तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। यदि मैं कहता हूं आरपी सिंह को शब्द था, उसको प्ले कर दें कृपा कर। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, उन्होंने इतना कहा कि हमको जब आएगी परिस्थिति तब देखें क्या होगा। आज क्या है, सरकार बनानी नहीं बनानी, तब देखें परिस्थिति कैसी होगी। आरपी सिंह जी, मैं एक क्वेश्चन करता हूं,
आप इतने बड़े मैंडेट आपके केंद्र में है, ठीक कही मैडम, और तब आप चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते? एलजी किसका अपॉइंट किया हुआ था और सरकार आपकी भी थी, आप अनाउंस कीजिए, आपने तब क्यों नहीं किया वो सब जो आप हमसे अपेक्षा कर रहे हो? वो एलजी तो आपका अपॉइंट किया हुआ था, तब आपने एलजी से सबको नहीं करा लिया। उनको दिसंबर से लेकर दिल्ली में दोबारा चुनाव न हो, लेकिन और जो वादाएं किए थे बिजली और पानी का वो निभाए। महाबल मिश्रा जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, ये बताइए आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, जब ये लगातार जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, खासकर जो संवैधानिक पोजीशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके पद को लेकर भी कहीं ना कहीं एक शक लोगों के दिल में पैदा होता है। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और एलजी, और इसीलिए आपने तमाम जगहों से गवर्नर बदल दिए, लेकिन दिल्ली में तस्वीर वहीं की वहीं बनी हुई है हूबहू। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यही केजरीवाल साहब इसी एलजी के पास गए थे कि मुझे एक मौका और दो, मैं सरकार के पार्लियामेंट के चुनाव हारने के बाद, कि मैं एक बार दोबारा एक्सप्लोर करना चाहूँ दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। यही केजरीवाल साहब गए थे, यही जून के महीने वापस गए थे कहने के लिए। तो इसलिए हम पे मत आक्षेप लगाइए, वो जब तक इनको सूट करते हैं तो एलजी अच्छे हैं, वो कांग्रेस ने अपॉइंट किया एलजी तो अच्छे हैं। आज वो किसी एक अपनी सोच रख रहे हैं, हमारे अगर नहीं अपनी सोच रहे तो गलत हो गए। कल तक केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और एलजी उनके थे, और चाहते तो क्यों नहीं उन्होंने भंग कर दी विधानसभा, और क्यों नहीं चुनाव के अंदर गए तब के तब वो। जी चलिए वापस आती हूँ। सत्यनारायण जी बताइए कि एलजी किसी के नहीं होते, एलजी संवैधानिक पद है, कांग्रेस ने ज्वाइन, अब बात आपकी ठीक निकली। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। सत्यनारायण, जिस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, हम जानते हैं संवैधानिक पद है और उम्मीद ये की जाती है कि वो एक आइडियल अंदाज में जो है बिहेव करें, पार्टी पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना ना हो। हालांकि ये मुमकिन नहीं होता है। अभी भी जितने गवर्नर्स नए बनाए गए हैं उनके वो सबके बैकग्राउंड हम जानते हैं, सबके राजनीतिक बैकग्राउंड है कमोबेश। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो एलजी के रोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, इस पे भी बात होनी चाहिए? देखिए, बात इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है उसकी भाषा में कुछ वो भाषा है कि क्या उन्होंने बीजेपी को इनवाइट करने के लिए उनकी अनुमति मांगी है। अब वो बीजेपी को अगर बीजेपी, जैसा कि आरपी सिंह जी भी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी ने जो चिट्ठी दी थी उसको बीजेपी ने विड्रॉ नहीं किया है, तो जब तक वो विड्रॉ नहीं करती है उनके पास जो स्टैंड है बीजेपी का वो यही है कि बीजेपी सरकार नहीं बनाना चाहती है। वो फिर उसको क्यों इन्वाइट करना चाहते हैं? वो लार्जेस्ट पार्टी है इसलिए। लार्जेस्ट पार्टी तो एक बार बुलाया गया था ना, जब उनको बहुमत मिला था बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया। आज की परिस्थिति में तो जो एकमात्र गरिमा में रास्ता यह है कि विधानसभा भंग हो और नया चुनाव हो। बीजेपी की जो बात है, बीजेपी का मतलब ये मांग तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को करनी चाहिए थी। जब एक माना जाता है कि जा रहा है कि देश में बीजेपी का मूड है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो उस समय तो ये डिमांड तो उनको करना चाहिए था। उनके हाथ में सत्ता है, उनको ये ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल है। इसको फुटबॉल के टर्म में कहें तो ओन गोल कैसे किया जाता है उसकी एक मिसाल है कि बीजेपी ने कैसे अपने लिए लोगों को, आलोचकों को ये मौका दिया है ये कहने के लिए खरीद फरोख्त और तमाम इनकी जो नैतिकता है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये मौका इन्होंने खुद दिया है। तो प्रश्न है कि एलजी का अब व्यवहार, एलजी संवैधानिक पद है, उनके बारे में कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन भारत में कैसे राज्यपाल व्यवहार करते हैं ये हम लोग जानते हैं। गोपाल राय जी, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं वापस आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी पार्टी अध्यक्ष के जरिए और आपके पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए जो इस्तीफा देना है वो दिल्ली को इस स्थिति तक लेके आया है, जिन्होंने नए नए ख्वाब दिखाए, लोगों का राजनीति में जिस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ा, ये खुद हमने ज़मीन पे देखा है एक पूरे आंदोलन के तौर पर। फिलहाल आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस जो कम नज़र आ रहा है उसका आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है, बशर्ते कि आप ठीक से उसे भुनाने की कोशिश करें? अरविंद केजरीवाल हालांकि अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, उसके बावजूद भी क्यों आप वीडियोस का, स्टिंग ऑपरेशंस, इन सब का सहारा क्यों ले रहे हैं जब आपको लगता है कि जनता आपके हक में फैसला दे रही है? देखिए, तीन बात है। पहली बात जो आपने कहा कि ये जो आज हालात हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, नहीं। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं था, आम आदमी पार्टी के पास भी बहुमत नहीं था, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां बनी थीं और मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, वो सरकार चली। जिन मुद्दों के आधार पर हम सरकार बनाए थे, जन लोकपाल को लेकर के, जब कांग्रेस ने साथ छोड़ा तब हमने सरकार से त्यागपत्र दिया और उसके बाद हमने विधानसभा भंग करने की मांग की थी। आज जो परिस्थितियां बनी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन छोड़ा ना, हमने कहा, हमने जन लोकपाल पे वोट किया, हमने विरोध के बाद पार्टी से निकलने के बाद इनको वोट किया, गोपाल जी, बिन्नी जी, और ना ही कांग्रेस ने इनका समर्थन छोड़ा। ये तो आम आदमी पार्टी अपने आप को शहीद कहलवाने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली की जनता को अधर में छोड़ के भाग गई। ये है वास्तविकता।
अधिकार स्टेट सरकार को जन लोकपाल का नहीं है, आपको लोकायुक्त का अधिकार है। मजबूत तो करने ये की बात थी। लोकायुक्त की मजबूत करने की बात थी, जन लोकपाल बनाने की बात थी। इनको बहाना चाहिए था भागने का। गोपाल राय तो जी, ये स्वीकार कर लीजिए इस बात को। पलटू पार्टी है। पछतावा भी है उस बात का गोपाल राय जी, आज स्वीकार ये कह रहे हैं कर हमसे गलती हो गई। देखिए, अगर इनके बीच में आप केजरीवाल बोलने साहब, देंगे इनके लोगों को तो सारे मेरी बात नेता, पूरी नहीं केजरीवाल साहब ऑन रिकॉर्ड है, ये कहते हुए कि हमसे गलती हो गई, हमने सरकार अगर छोड़ी। सारे लोग बोलेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे? हाँ, लेकिन गोपाल राय जी बात ये हो रही है दरअसल, गलत स्टेटमेंट दोगे गोपाल भाई नहीं, तो सब लोग बोलेंगे बात ये यार, हो सही रही है बोलोगे तो दरअसल आराम कि से एक ऐसी सुनेंगे। चीज जिसको कि नहीं, सरेआम बात जो आपकी भी हो रही पार्टी है, के हमारी नेता- बात तो पूरी होने दीजिए जी ना। हाँ, पार्टी के केजरीवाल नेता या साहब तो ने मैं कहा भी कोई कि बोल रहा है, मैं भी मैं बीच में गलती हो गई, बोलने मैंने लगा। सरकार छोड़ दी। जी आगे बढ़िए गोपाल राय जी। नहीं, कैसे बढ़ूंगा? जब आप एंकर कर रहे हो तो आप बीच में, तो जब आप, मैं नहीं बोल रहा हूं दूसरे को क्यों बोलने जी दे बात रहे हो? आगे बढ़ाइए। बात बढ़ाने में बात बिगड़ जाती है ना। जी बात क्योंकि यहाँ ये हो जब रही है सब कि लोग जो रख रहे हैं जी अपनी हाँ। बात, वो रख रहे हैं, हमने तो नहीं इंटरप्ट किया किसी गोपाल को। राय जी बात ये हो रही है कि जिस नई राजनीति का प्रॉमिस, जो वादा आपने किया था, वो क्या वादा अभी भी आप उस पर टिके हुए हैं? ये तमाम दिल्ली वासियों की तरफ से भी मैं सवाल पूछ रही हूँ, जिनको एक नई राजनीति देने की न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की आपने बात की थी, क्या उसी वो प्रॉमिस, वो वादा अभी भी आपका है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ, आंदोलन के बाद पार्टी बनी। पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य यह है कि इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए और जो बेईमानी की राजनीति है उसको बदला जाए, ईमानदारी की राजनीति लोगों के सामने लाया जाए। आम आदमी पार्टी कल भी उसी स्टैंड पर खड़ी थी। आम आदमी पार्टी को, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, अगर लालच होती तो कुर्सी नहीं छोड़ते हम। हमने सोचा था फ्रेश सिलेक्शन होगा, लोगों के बीच में जाएंगे, जिसकी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। आज भी हमारी लड़ाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस के लोग समर्थन दे रहे हैं, वो सरकार बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही होती, सरकार बनाते, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 29 विधायक लेकर के बेईमानी से सरकार बनाती है, हमारी लड़ाई बेईमानी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई संविधान, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। मैं जानती हूँ कि आरपी सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सत्येंद्र रंजन, आखिरी लास्ट वर्ड मैं आपको देना चाहती हूँ कि पिछले 2011 से लेकर 14 के दौरान दिल्ली की राजनीति में अगर 3 कोई ऐसे नए शब्द आए हैं, नई चीज़ मिली है दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के आंदोलन की वजह से, वो बताइए जनता को। ये आम आदमी पार्टी का जो एक नैतिक रूप से वो एक एक्सपायर्ड चेक है। वो लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ था कि नई राजनीति होगी, कुछ नया चीज़ मिलेगा, लेकिन वो अंत में यही सामने आया कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का एक समूह है, जो लोग जिन्होंने आंदोलन का उपयोग किया सत्ता में आने या सत्ता की राजनीति में आने के लिए। ये बात अब साफ हो चुकी है। वो अब दावा तो हर पार्टी करती है, वो करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अगर कोई 3 शब्द दिया भी हो तो अब वो अप्रासंगिक हो चुका है, उसका जिक्र करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। और वो सब ठीक है, भ्रष्टाचार व वो तमाम चीज़ें ठीक हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो देश के और दूसरे राज्यों की तरह एक और राज्य है जहां उसी तरह की राजनीति हो रही है जो दूसरे राज्यों में हुआ करती है। फिलहाल समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इन्होंने भी वैसी ही राजनीति की है। इतना पूछ लीजिए अन्ना हजारे के बारे में केजरीवाल साहब का क्या कहना है? चलिए, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। एक और बहस के लिए फिर से कार्यक्रम रखेंगे और जाहिर है आम आदमी पार्टी को लेकर, खासकर दिल्ली में सरकार फॉर्मेशन को लेकर मामला इतना दिलचस्प है और हर रोज इतने डेवलपमेंट्स होते हैं कि वाकई आधे घंटे में समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।